मेरा नाम अभिनय विश्वकर्मा है। मैं जबलपुर जिले का रहने वाला हूँ। Hello and welcome to Indian Masterminds. My name is Bhakti Kothari, and today I'm here with a very special guest. This young IPS officer from a small town in Madhya Pradesh cracked the UPSC Civil Services examination in his first attempt, that too with just a few months of preparation. Belonging from a humble background, the officer bid goodbye to a very well paying job in order to become a police officer and serve his nation. He brought extreme pride to his parents when he cracked UPSC CSE 2019 and secured an All India rank of 196. Today, he's serving as the Additional Deputy Commissioner of Police, Zone 4 in Indore. So please welcome IPS Officer Mr. Abhinay Vishwakarma, who's with us today to talk about his life, his journey, and his UPSC days. Welcome, Mr. Abhinay. Thank you, Bhakti. It's very good to be invited to such a big platform. जैसा कि हम सबको पता है कि जो इंटरव्यू राउंड होता है यूपीएससी सीएससी का, वो सबसे एंटिसिपेटेड राउंड होता है पूरे इंटायर एग्जामिनेशन का। तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो बहुत एक कंफ्यूजन की स्थिति रहती है उस समय जब आप मेंस का एग्ज़ाम देके आते हैं और आपको पता नहीं होता है कि हम आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू की लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो एक बहुत ही असमंजस सा फेज रहता है। बट मैं यही मानता हूँ कि अगर आपने मेंस लिखा है तो आप ये मान के चलें कि आप इंटरव्यू देने वाले हैं। आपको नहीं सोचना चाहिए कि आपका मेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आप इंटरव्यू की तैयारी करें, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे मेन चीज़ वही होती है कि जो आपने एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है, तो आप अपनी जानकारी खुद से देते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस तारीख को जन्मा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मैंने यहाँ पढ़ाई करी है, इस स्ट्रीम में पढ़ाई करी है, यहाँ यहाँ रहा हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैंने क्या देखा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो मतलब जनरली कोई भी इतना अवेयर नहीं होता है अपने बारे में। जैसे जैसे जिस जगह में कोई पला बड़ा है या जिस जगह उसने पढ़ाई करी है, तो जनरली ये टेंडेंसी हमने देखी है लोगों में कि इतना डीपली उस जगह को एसेस नहीं करते हैं। तो उस चीज़ की तैयारी करें। आप जिस जिस सिटी में रहें आप उस चीज़ के बारे में स्टडी करें, रिसर्च करें। गूगल पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। कुछ नहीं करें, आप गूगल पे लिखते हो शहर का नाम और आपको जो जो न्यूज़ आर्टिकल्स मिल रहे हैं, जो जो हिस्ट्री उस जगह की मिल रही है, उसकी ज्योग्राफी किस प्रकार की है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक सिविल सर्वेंट या फिर एक आप ये मान लें कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के पर्सपेक्टिव से आपको एक शहर के बारे में क्या पता होना चाहिए, उस पर्सपेक्टिव से आप तैयारी करें कि अगर आप किसी शहर में जा रहे हैं तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो उसको पता होना चाहिए कि वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, वहाँ पे मेल फीमेल रेशियो कैसा है, वहाँ पे ज्योग्राफी कैसी है, व्हाट आर द डिफरेंट डिफिकल्टीज पीपल फेस देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे एयरपोर्ट है कि नहीं है, रेलवे स्टेशन है कि नहीं है, क्या समस्याएं हैं वहाँ पे। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो इंटरव्यू राउंड में जो लोग बैठे होते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इतने समय तक वहाँ पे रहे हैं तो आपको वहाँ की चीज़ें बारे में पता है कि नहीं। देन अगेन जो आपका सब्जेक्ट होता है, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या फिर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो, तो दे विल एक्सपेक्ट दैट यू नो थिंग्स। जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था एंड क्योंकि 1.5 साल लगभग तैयारी जनरल स्टडीज़ की हो गई एंड कॉलेज को छोड़े भी लगभग 2 साल से ज़्यादा हो रहा था, तो बट ऑब्वियस है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग से स्लिप आउट कर जाती हैं। तो बहुत सिंपल सा रहता है कि जो आपका ग्रेजुएशन है उसका एप्लीकेशन बेसिस आप समझो। जैसे मैंने मैकेनिकल के जितने भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थे, मैं ये नहीं कहता कि मैं एकदम डिटेल में बता पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में क्या है, क्या यूज होता है उसका, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो पता होना चाहिए। तो इतना बेसिक आप तैयारी करके रखें। अगेन ऑप्शनल के साथ भी सेम तरीका है। एंड करंट अफेयर्स क्योंकि आप लगभग 2 साल से तैयारी कर ही रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पर हमको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है, हमको बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं देनी, बिकॉज दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, और आपका उसका अप्रोच, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग सुपरफिशियल तो नहीं, कितनी डेप्थ है वो ये जानना चाहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर सामने से आ रहा है तो आप 3 सेकेंड 2 सेकेंड एक बहुत छोटा सा एक पॉज लें और एसेस करें कि क्या पूछा गया है, मन में एक आंसर फ्रेम करें, देन स्टार्ट करें, देन सोचें कि क्या बताना है। तो उससे एक
ये चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी असर आता है कि एटलीस्ट सामने वाला व्यक्ति जो है वो सोच के बात कर रहा है, और आपके आंसर्स में भी एटलीस्ट आप कुछ सिली मिस्टेक्स या फिर जो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक एस्पिरेंट, तो वो नहीं होती। इतनी कॉमन सेंस, इतनी पेशेंस सब में होता है अगर वो अपने आप को इतना समझ ले। तो पेशेंस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है इंटरव्यू में कि आपका इंटरव्यू कैसा होने वाला है। इंटरव्यू में एक और चीज भी होती है जिसमें ट्रिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो आपको दिमाग में सोचने के लिए बहुत मजबूर कर देते हैं। तो ऐसा कोई ट्रिक क्वेश्चन आपको याद है जो आपसे पूछा गया हो, जो आपको समय लगा उसका जवाब देने में? जी, मैं ट्रिक क्वेश्चंस तो नहीं कहूँगा। जनरली हमने यूट्यूब में देखा है कि एक आईएएस इंटरव्यू में ये पूछा गया, उससे ये पूछा गया, इस प्रकार की चीजें वहाँ नहीं होती। बट जो चीजें वहाँ होती हैं वो ये कि आपको किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में पुट किया जाता है एंड आपसे पूछा जाता है कि आप वहाँ अगर होते तो आप किस प्रकार का जवाब देते। कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक डीएम हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के और आपके पास में ये सिचुएशन आई है तो आप किस प्रकार से उसको डील करेंगे। वो सिचुएशन बहुत ही डाइसी हो सकती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जिसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है आपको मालूम होना चाहिए, किस स्टेक होल्डर के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके डिसीजन का, ये मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी एक वाइड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस सिचुएशन की जिसकी तरह आप रिस्पॉन्ड करें। वो नहीं आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप उस जगह सोल्यूशन दें, बिकॉज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और बहुत एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट्स के पास भी नहीं होती है। बट एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो तरीका होता है, उसको समझने का जो तरीका होता है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन इम्पैक्ट होगा आपके डिसीजन से, उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचना चालू करते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, ये इस अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की एंड ही कैन टेक इट और ही और शी कैन टेक इट। इस प्रकार से कई बार सिचुएशंस फेस की जाती हैं। मुझे भी बताया गया था जब मेरा इंटरव्यू था, तो उस समय जो पठानकोट अटैक था और जो कश्मीर में अटैक हुए थे, उस संबंध में उस समय माहौल काफी टेंस वाला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो मुझे पूछा गया था कि आप इस समय का फॉरेन सेक्रेटरी होते तो हाउ वुड यू हैव टेकन दिस इंसिडेंट, और आप किस प्रकार से पॉलिसी में आप किस प्रकार से इस सिचुएशन को इंटरनेशनल फोरम पे आप रिप्रेजेंट करते। तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग होती है उसके साथ को यूज करके हम वहाँ पे जवाब दिया, और सही था गलत था मुझे नहीं मालूम, बट एटलीस्ट आई ट्राइड कि सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, सारी एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं उसको इन्वॉल्व करूं और एक लॉजिकल या फिर एक सेंसिबल सा आंसर पुट अप करने की मैंने कोशिश करी। एंड कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिसमें आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, तो उससे कैसे डील किया जा सकता है? जी, जैसे कि सबको पता है कि यूपीएससी के सिलेबस में एकदम एवरीथिंग अंडर द सन, कहते हैं कि कुछ भी आ सकता है उसमें। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सब चीज़ पता हो, बिकॉज वी आर लिमिटेड इंडिविजुअल्स, हमारे पास लिमिटेड इंटेलेक्ट होता है, लिमिटेड नॉलेज होती है। तो ये कहना कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आएगा सही नहीं है। तो बहुत ही ऑनेस्टली इस चीज़ को डील करना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है, आप बिल्कुल भी एकदम क्लूलेस हैं, तो यू कैन से दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल अबाउट इट और आई डू नॉट नो अबाउट इट। उसमें कोई भी उसको अदरवाइज नहीं लेता है। उसको ऑनेस्टली जितना आप फेस करेंगे एंड यू शुड बी विद अ पॉजिटिव व्यू की आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट, या फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है बट मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में। तो इस प्रकार से आप उसको डील कर सकते हैं जिससे एक पॉजिटिव नोट जाए और ये ना हो कि वी आर लिविंग इन डिनायल ऑफ दिस और या हम उसको जानना ही नहीं चाहते। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके पास जो आप शेयर करना चाहते हो जिससे हमारे एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू स्मूथली निकल पाए और वो बिना किसी हेजिटेशन और नर्वसनेस के पैनल के सामने अपने आंसर्स दे पाए? जी, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सा सिचुएशन होता है इंटरव्यू वाला। मैं जानता हूँ कि जब मैं भी इंटरव्यू देने गया था तो क्योंकि बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं कि आपका कब समय आएगा। कई बच्चे न्यूज़पेपर्स पलटा रहे होते हैं कि आज की क्वेश्चन न्यूज़पेपर में क्या आया है, और पैनिक सिचुएशन होता है, नर्वस सिचुएशन होता है। आप इंटरव्यू रूम के बाहर जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि अब अगला बंदा निकलेगा, आपकी बारी आने वाली। तो मैं उससे यही कहूँगा कि इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं रखना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि पढ़ाई हमने करी है, तैयारी हमने करी है, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि अगर मैंने इतना पढ़ा है तो इतना तो मुझे आता ही होगा कि कुछ क्वेश्चन अगर आएगा मैं शांति से उस पर फोकस करूंगा तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। और नहीं बनेगा तो बोल देंगे कि नहीं आता है। तो घबराहट जो होती है इतनी ज़्यादा, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। एंड फॉर दैट अगेन ये चीज़ एक दिन में नहीं आती है।
सभी सारे टीचर्स जितने वहाँ पे मिलते हैं सब ये कहते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं या इनफैक्ट कोई भी डिफिकल्ट टास्क आप अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं तो यू शुड ऑलवेज हैव अ वेरी क्लियर माइंड। एंड क्लियर माइंड के लिए, काम माइंड के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है। तो जो भी एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान में या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी डिफिकल्ट फेज में इस चीज़ को इस्तेमाल करता है या फिर मतलब कोशिश करता है कि उसको एक मेंटल क्लैरिटी, एक ओपन माइंड रहे, तो वो ऐसी सिचुएशंस को बेटर फेस कर पाता है एज कम्पेयर टू वो जिसके पास इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। तो आई वुड से कि मेडिटेशन इज वन थिंग दैट एस्पिरेंट्स शुड फोकस ऑन। एंड दूसरा, पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए, जस्ट बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज, गो फेस इट, एम्ब्रेस इट, एंड जैसा भी जाएगा आपका लक है, आपका फॉर्च्यून है, वो उसको फेस करें, एक्सेप्ट करें एंड go on with the life. Would you also like to share maybe a message for our upcoming aspirants? Aspirants जितने भी अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ब्रूटल फैक्ट है ये, सबको पता है, कई लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं कि दिस एग्जामिनेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन और बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। स्टैटिस्टिकली बहुत ही एक्सट्रीम रेशियोज रहता है जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। तो कभी भी इस चीज़ को ये ना माने कि दिस इज द थिंग, दिस इज बस यही करना है और कुछ नहीं करना है जीवन में। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। पहले का समय जो था वो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, आप गए, आपने सब कुछ अपना दाव पे लगा के आपने कर दिया, बट वो समय आज से अगर 10 साल पहले भी देखें और अब तक में कंपटीशन का लेवल एक्सट्रीमली बढ़ा हुआ है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं एंड एक ऐसा एग्जाम जो आपको ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम ही देता है। एक प्रीलिम्स एक प्रकार का बेसिकली लक का गेम होता है। मेंस में आपके आंसर पेपर्स किस प्रकार से चेक हो रहे हैं आपको नहीं पता होता है। आपके इंटरव्यू में आपकी क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ नहीं लग रही है, क्या सही है गलत है, आपको नहीं पता होता है। तो इसमें सिलेक्ट होना नहीं होना तो एक फॉर्च्यून की बात होती है, लक की बात होती है, लेकिन अगर जब नहीं भी होते हैं तो ये सोचना कि हम किसी प्रकार से कम थे या फिर कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, इस चीज़ से डिमोटिवेट, डिसहार्टन करना अब सही नहीं है। बिकॉज कंपटीशन और अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये चीज़ में पूरा सब कुछ न्यौछावर करना वो मेरी समझ में उचित नहीं है। तो मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगा कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इट, डेफिनेटली यू कैन गो। आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ईमानदारी से मेहनत करें अपनी, 1 साल लगाएं, 2 साल लगाएं, 3 साल लगाएं, लेकिन अपना सब कुछ ना लगाएं उसमें। आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी यूटिलिटी आपके जो प्राइम ईयर्स हैं उसमें रहती है। आपका एक माइंड बहुत फर्टाइल रहता है, आपके पास एनर्जी, एंथुसियाज्म सब रहता है। तो आप 1 साल 2 साल ईमानदारी से दें इस एग्जाम को, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दें, लेकिन अगर तीसरे और चौथे अटेम्प्ट तक अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज अपनी चॉइसेस को, प्लीज अपने डिसीजंस को एक बार दोबारा एनालाइज करें कि क्या ये इतना मेहनत करना, क्या अगेन इस चीज को इतना एफर्ट देना उचित है या नहीं है। अपने सीनियर्स से, अपने शुभचिंतकों से बात करें एंड देखें कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता कि उसको कुछ नहीं आता, हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्किल होती है, कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, एप्टीट्यूड होता है। चीजें सीखना इम्पोर्टेंट है। किसी भी नई चीज को सीखने के लिए आपके पास कितनी एंथुसियाज्म है उस चीज पे फोकस करें। और नई चीज सीखना कभी भी मुश्किल नहीं होता, आप उसमें घुसें, अपना पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट दें, आप उसको सीखेंगे, उसको करेंगे और आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जीवन में सिर्फ एक चीज है ऐसा नहीं है, आप उसको एफर्ट लगाएं, ईमानदारी से दें और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव, एक लर्निंग्स के साथ में आगे बढ़ें और अपने एरिया में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए जिस भी प्रकार से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे के पास नॉलेज बहुत हो जाता है, वो कंट्रीब्यूट बहुत तरीकों से कर सकता है। तो यू शुड ट्राई एंड फिगर आउट कि आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहाँ पर अपना Bilkul, sir, and thank you so much for joining us today, and I'm sure your experience and tips will be quite helpful for our upcoming aspirants. Thank you so much for joining us, sir. थैंक यू भक्ति, मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करके एंड आई वुड लाइक कि ऐसा ये कंटिन्यू चलता रहे और भी जो लोग हैं सर्विसेज में जो अपनी कहानी बता सकते हैं, आप उनको अप्रोच करें, उनसे बात करें एंड उनके एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Lovely speaking with you. So this was Mr. Abhinay Vishwakarma from MP Police and his journey as a civil servant. Hope you liked the conversation. If you wish to watch more such segments, please subscribe to Indian Masterminds as we will be back with another hardworking officer.